नमस्कार। आज के विशेष कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। आज की इस शख्सियत में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सागर के सांसद लक्ष्मी नारायण यादव जी। नमस्कार लक्ष्मी नारायण जी, स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में आपके। बीजेपी नेता और सांसद लक्ष्मी नारायण यादव ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत मीसा आंदोलन से की। इस आंदोलन के दौरान वो 2 बार जेल भी गए। पहली बार साल 1977 में लक्ष्मी नारायण यादव ने सागर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और विधायक चुने गए, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री बनाए गए। फिर साल 1980 में पहली बार लोकसभा चुनाव गुना लोकसभा सीट से लड़ा, जहां कांग्रेसी नेता माधवराव सिंधिया को कड़ी टक्कर दी। साल 1989 में जनता दल की टिकट पर एक बार फिर विधायक चुने गए। इस साल जब 16वीं लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने उन्हें सागर से अपना उम्मीदवार बनाया, जहां उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को भारी मतों से हराकर सांसद बने। लक्ष्मी नारायण यादव ने अपने 52 साल के राजनीतिक करियर में हमेशा ही विकास की राजनीति की। सबसे पहला सवाल आपसे लक्ष्मी नारायण जी, करीब 50 साल से ज़्यादा लंबा इतिहास रहा है, राजनीतिक इतिहास रहा है आपका। जानना चाहेंगे, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि इस राजनीतिक जीवन की शुरुआत आपने कैसी की और कहां से की? देखिए, मैं एक बहुत छोटे परिवार से आता हूं। मेरे पिताजी एक क्लर्क थे और उनके 6 बच्चे थे। तो नेचुरली उन दोनों सरकारी कर्मचारियों को बहुत कम पगार मिलती थी, तो इस वजह से गरीबी हमारे घर में बहुत थी। पर मुझे बचपन से ही समाज सेवा का शौक़ था। जब मैंने उसके बाद 11वीं पास की और फर्स्ट क्लास में 11वीं पास की उन दोनों 1960 में, तो 11वीं पास करने के बाद अब मुझे मेरे सामने समस्या खड़ी हुई कि मैं क्या करूं, क्योंकि पिताजी ने कहा कि आगे पढ़ाने की बेटा हमारी हिम्मत नहीं है, भले ही तुम अच्छे नंबरों से पास हुए हो। फिर मैं सागर आ गया। मैंने कहा मैं नौकरी खोजूंगा और फिर अपने आप पढ़ूंगा। सागर आए तो मुझे जनता स्कूल करके एक स्कूल था, उसमें मैं गया। तो वहाँ मैंने कहा कि भाई हमें टीचरशिप दे दोगे क्या? उन्होंने जल्दी आसानी से लग जाती थी नौकरी। हाँ बिल्कुल। तो वो प्रिंसिपल बोले कि हमारे पास टीचरशिप की तो जगह नहीं है, तुम चाहो तो चपरासी हो सकते हो हमारे स्कूल में। हमने कहा कोई बात नहीं, हमें आप चपरासी नियुक्त कर लीजिए। और हमें 45 रुपये महीने पे उन्होंने हमें चपरासी नियुक्त कर लिया। मतलब आप चपरासी से लेकर के सांसद तक का सफ़र आपने कहा। बिल्कुल। जैसा कि आपके बारे में मुझे जानकारी मिली कि आप 1962 के चुनाव में भी आप सक्रिय थे। वहाँ मोहल्ले और गलियों में घूम घूम के आप पर्चे बांटा करते थे और जो जेपी आंदोलन हुआ, उस जेपी आंदोलन में भी आपने सक्रिय भूमिका निभाई है। कोई ऐसी याद, कोई ऐसी बात जो जेपी आंदोलन की जो आपके जहन में अभी भी हो और आपको लगता हो कि बताना चाहिए? जयप्रकाश का आंदोलन के पहले भी मैं सक्रिय हो गया था राजनीति में। क्या था कि मैं सन 62 में छोटा था और मैं चुनाव में मतलब इसी प्रकार से भाग लिया। पर्चे अर्चे बांट देना। एक आचार्य जी लड़े थे जनसंघ से उन दोनों विरोध में, और कुछ ऐसा था कि कांग्रेस का विरोध मेरे जहन में था उस वक्त पे। तो एक विद्या वाचस्पति नाम था उनका, वो लड़े थे, तो उनकी मैंने मदद की थी ऐसी पर्चे अर्चे बांटने में। एक मेरे यहाँ एक लक्ष्मीनारायण भारद्वाज हुआ करते थे, वो सागर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट रजिस्ट्रार थे। वो डॉक्टर लोहिया के बड़े मुरीद थे, बहुत उनके एक तरीके से चेला थे। वो हमको जब उन्हें देखा कि इस लड़के में पढ़ने की रुचि है, तो उन्होंने मुझको किताबें देना शुरू किया डॉक्टर लोहिया की। इसी दौर में मैं वो जनता स्कूल से होकर के यूनिवर्सिटी में क्लर्क के पोस्ट पर पहुंच गया। ओके, मैंने चपरासी से आप फिर क्लर्क बने। हम क्लर्क हो गए और साथ साथ अपने राजनीतिक जीवन में भी आप सक्रिय रहे। हाँ, सक्रिय वो तो बने ही रहे। तो जब वो हुआ तो फिर मैंने डॉक्टर लोहिया को पढ़ा और मेरे मन में डॉक्टर लोहिया के प्रति और उनकी सोच के प्रति काफ़ी उत्साह रहा और उसको मैंने बहुत सही समझा। 2 चीज़ें लक्ष्मी नारायण जी, एक चीज़ मैंने, एक जैसे आपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक कार्यकर्ता के रूप में की और उस समय जिस तरीके का कार्यकर्ता की भूमिका हुआ करती थी, आप गलियों में घूमते थे, शहरों में बांटते थे, मोहल्ले में घूमते थे और पर्चे बांटते थे राजनीतिक जीवन में। दूसरी बात आपने जो कही, लोहिया की बात कही, लोहिया का आपके जीवन पे काफ़ी असर रहा और उसी दौरान आपके और साथी जो लोहिया के विचार से काफ़ी प्रभावित थे, शरद यादव जी। मेरे ख्याल से शरद यादव जी से उसी दौरान आपकी मुलाकात शरद यादव जी से हम लोगों का परिचय सन 72 के बाद हुआ। फिर मैं युव जनसभा में भी सक्रिय था, तो शरद यादव जी भी काफ़ी थे। कुछ स्टूडेंट्स, मैं सागर यूनिवर्सिटी में था तो स्टूडेंट्स से टच में था,
लगातार रहता था वहाँ पे। और जबलपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से भी हम लोगों का इंटरेक्शन होता रहता था, कई बार जबलपुर आते जाते थे। शरद यादव उन दिनों काफ़ी विद्यार्थी आंदोलन में बहुत सक्रिय थे। सन 72-73 में शरद यादव को 73 या 74 में शरद यादव को अरेस्ट कर लिया गया कि ये उनको मीसा में अरेस्ट किया गया जयप्रकाश के नाम से, कि जयप्रकाश का। मुझे लग रहा है कि मीसा में आप भी 2 बार अरेस्ट हुए हैं शायद। उसके बाद में हुआ ना, तो हम लोगों ने एक वो किया, सम्मेलन किया जयप्रकाश जैसा आंदोलन शुरू करने के लिए मध्य प्रदेश में, जबलपुर में, और उसकी अध्यक्षता मैंने की थी। उसमें जॉर्ज फर्नांडिस गए थे वक्ताओं में, जॉर्ज फर्नांडिस साहब पहुँचे थे। मैं वहाँ से निकला और दूसरे दिन से सरकार ने मुझको बंद करके मीसा में भेज दिया। 2.5-3 महीने रहा, फिर हाई कोर्ट से छूटा। एक चीज़ लक्ष्मी नारायण जी है, जो उस जमाने में, जिस जमाने में आप राजनीति में आए थे, सक्रिय हुए थे और इस मुकाम तक आज आप पहुँचे हैं यहाँ पे, उस जमाने के कार्यकर्ता और आज के कार्यकर्ता, क्या बेसिक डिफरेंसेस आप पाते हैं जो उन? देखिए, उस जमाने के कार्यकर्ताओं में एक डेडिकेशन तो होता था, अलग प्रकार का डेडिकेशन था। और चूंकि आज़ादी के तत्काल बाद का समय था, ज़्यादा लंबी अवसर नहीं गुजरा था, इसलिए लोगों में सोच, वैल्यूज़ भी अलग थी। बिल्कुल। अब राजनीति का स्वरूप बदल गया है। अब राजनीति, उन दिनों समाज सेवा से राजनीति जोड़ के काम होता था, अब समाज सेवा से कम राजनीति जोड़कर काम होता है। ज़रूरत के मुताबिक लोग जो है थोड़े, आपको लगता है कार्यकर्ता डिमांडिंग ज़्यादा हो गए हैं, अपनी नेताओं से अपेक्षा ज़्यादा है, जो अगर हमारे नेता चुन के आए तो मुझे ये ठेका मिले, मुझे ये काम मिले, इस तरह की बातें कुछ ज़्यादा? देखिए, ऐसा सबके बारे में नहीं कहा जा सकता। कुछ तो तो होते ही हैं भाई। जब सरकारों में आदमी आते हैं तो चीज़ें बदलती हैं, और सरकारों में पार्टियां पहुंच जाती हैं तो लोगों की उसी प्रकार से सोच हो जाती है। फिर क्या हुआ कि कांग्रेस के टाइम में ये बहुत चला कि उन्होंने कहा अपने आदमी को अमुक काम दे दो, अमुक काम, तो वो एक पैटर्न बन गया है। इसलिए अब लगभग सभी पार्टियों में इस प्रकार की बातें, अब इस तरह के कार्यक्रम करीब थोड़ी बहुत होने लगी। कुछ में अभी कम है, कुछ में ज़्यादा हो। क्या अंतर पाते हैं आप राजनीति में? कार्यकर्ता के लेवल पे तो आपने कहा, नेता के स्तर पे क्या अंतर पाते हैं? किस तरह की बातें, किस तरह की सोच, विजन जो हुआ करता था आपके ज़माने में, वो नए जो यूथ आ रहे हैं अभी, उनके विजन में और आपके विजन में किस तरह की डिफरेंसेस हैं? मैंने कहा ना कि समय बदल गया है। उन दिनों चूँकि गरीबी ज़्यादा थी, इसलिए लोगों के मन में ये ज़्यादा रहता था कि हमें सोसाइटी के लिए काम करना है। अब उतनी गरीबी समाज में नहीं है, अगर हम ईमानदारी से देखें तो। तो इसलिए वो तमाम सारे जो जिनको अपन मुद्दे हैं, वो कुछ थोड़ा बहुत तो इशू बेस्ड, अब जो है इशू चेंज हो गए हैं। और अगर इस रिसेंट चुनाव की बात करें, जो लोकसभा चुनाव जीत करके आप आए हैं, इसमें जो मुख्य रूप से जो मुद्दे थे वो थी महंगाई और करप्शन। महंगाई और करप्शन के खिलाफ आप चुन करके आए हैं। आपको क्या लगता है, आप मोदी सरकार में, हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ी जल्दबाजी होगी? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता कि महंगाई और करप्शन ही अकेले थे। नॉन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट भी जनता के बीच में बड़ी गहरी पैठ गई कि ये सरकार, पूर्व की जो सरकार थी, वो काम धाम नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है, और कुछ भी हो रहा है। और एक कम्युनिकेशन गैप भी बन गया था जनता के बीच, जनता और शासकों के बीच में। एक चीज़ बताइए, जो अभी, हालांकि जल्दबाजी होगी पूछना, ये मैं पहले पूछना चाह रहा था आपसे, कि 1 महीने की सरकार अभी मोदी सरकार हुई है, आप जिसमें चुन के आए हुए हैं, आप सागर से एमपी हैं, सागर जिला का आप, पूरे सागर का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या आकलन करते हैं 1 महीने की सरकार को आप, मोदी की सरकार? देखिए, एक सरकार, वो देश की सरकार, 120 करोड़ लोगों के ऊपर शासन करने वाली सरकार का 1 महीने में कोई आकलन हो नहीं सकता। पर यह जरूर है कि कुछ काम मोदी सरकार काम करती हुई दिख रही है। इस लिहाज से नहीं पूछ रहा हूँ जो उन्होंने क्या काम किया, क्या, ये तो मतलब मेरे ख्याल से लॉजिकल नहीं होगा पूछना। मैं आपके अनुभव जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप मोदी सरकार में पहली बार मंत्री आप नहीं है, लेकिन सरकार के अब एक रूलिंग क्लास के जो है, रूलिंग पार्टी के आप सांसद हैं। आपकी सरकार काम में, आप क्षेत्र में जाते होंगे तो जनता पूछती होगी आपसे, क्योंकि सीधे संपर्क में आपके होंगे। आपको अपने पर्सनल लेवल पे किस तरीके की फीलिंग्स हुई, किस तरीके का परिवर्तन लगा जो कि इस 1 महीने में? देखिए, अभी आम जनता तक तो ये सब मैसेज जा नहीं सकता 1 महीने के भीतर। जो प्रबुद्ध लोग हैं उनमें, जो समझदार लोग हैं उनमें यह है कि नहीं, सरकार ये काम करने वाली सरकार दिखती है। लक्ष्मी नारायण जी, एक क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि जितने भी सांसद इस बार चुन के आए, चाहे वो पहली बार चुन के आए हो, चाहे पहले दूसरी तीसरी बार भी चुन के आए, मोदी जी जो है वो अपने हिसाब से सांसदों को ट्रेंड करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका जो वर्क कल्चर है उसमें उनके सांसद ढलें और उनके हिसाब से काम करें, ताकि वो अगर एक चीज़ कहें तो नीचे तक वो मैसेज जाए और वो उनके सांसद, उनके जो पार्टी के नेता है, वो समझ जाए कि मोदी जी चाहते क्या हैं। इनफैक्ट 2-3 बार ट्रेनिंग हो चुकी है। पहले उन्होंने IAS जितने थे उनसे मिली, सेक्रेटरी से मिले वो, उसके बाद अभी सूरजकुंड में आप लोगों से भी मुलाकात हुई उनकी। क्या मुख्य रूप से क्या सीखने को मिला इस ट्रेनिंग में आप लोगों को?
देखिए, एक सबसे बड़ी बात जो मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की कि जनता के बीच में बने रहिए, जनता के बीच में जाइए, उसके दुख दर्द के सहभागी बनिए, उसको उसको के कामों को करवाइए। और ये सबसे बड़ा मैसेज जो मुझे लगा मोदी जी ने और इन सब ट्रेनिंग में हम लोगों को दिया गया, यही मैसेज सबने लगभग एक ही लाइन पे बोला। बिल्कुल, देखिए बीजेपी जीत के आई है तो भी अपने एमपीज़ को यही संदेश दे रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हार गई, उसके बाद भी उन्होंने जो समीक्षा की थी, उनके जो मुलायम सिंह यादव जो उनके नेता हैं, उन्होंने भी अपने हारे हुए प्रतिनिधियों से यही बात कही थी कि भाई आप जनता के बीच में जाओ। क्या अंतर है दोनों? आखिर लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन, जो गवर्नेंस की बात आप लोग करते हैं, गवर्नेंस से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जनता के बीच में नेता जाएँ, काम जो है वो उनके सेक्रेटरीज करेंगे, मंत्रालय करेंगे। गवर्नेंस कितनी भी अच्छी हो, जब तक नेता जनता के बीच में जा करके उन्हें बताएंगे नई चीज़ों को, तब तक मैं सरकारी अधिकारियों के द्वारा मैसेज नहीं फैलाया जा सकता। ये नेता ही होंगे जो जाकर के मैसेज देंगे कि सरकार ऐसी है, सरकार ये कर रही है, ये करने की कोशिश कर रही है। और इस लिहाज से मुझे लगता है कि उन्होंने ठीक किया। अब मुलायम सिंह जी ने क्या कहा, ये तो खैर मैंने उसको उस प्रकार से नहीं विचार किया, पर जो भी एक अच्छा नेता होगा वो यही कहेगा कि भाई जनता के बीच में जाइए, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो सब जनता है, और जनता को अगर साथ नहीं ले पाए तो फिर वही हालत हो गई जो अभी कांग्रेस की हो गई। उनने जनता को साथ नहीं लेने की कोशिश की, इसलिए उनकी ये दुर्गति हो गई। लक्ष्मी नारायण जी, आपने काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन रहा है आपको, आप छात्र जीवन से ही जो है आप राजनीति में संघर्ष करते रहे, काफ़ी मिडिल क्लास परिवार से आप आते हैं। एक चीज़ बताएं, जो अब इस मुकाम पे आप पहुंच गए हैं, सांसद आप बन चुके हैं, अब आप दिल्ली में भी आपका मकान होगा, दिल्ली में भी लोग आपसे मिलने के लिए आएंगे। जो लोगों से मिलने के लिए, जो आपके क्षेत्र की जनता है, उनसे मिलने जुलने का तरीका जो आपका सागर में रहता है, आपसे एक्सपेक्टेशन लोगों की बढ़ गई है। आप अब यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं, उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरने के लिए क्या करेंगे आपकी? देखिए, मैं मूलतः तो आपको बता दूं कि मैं दिल्ली में रहने वाला नहीं हूं। मैं 2 बार एमएलए रहा, तब भी मैं भोपाल में नहीं रहा। वो तो बस जितनी देर लोकसभा में, लोकसभा से जो समय मिलेगा तो अपने क्षेत्र में जाऊंगा। क्षेत्र के लोगों को उनकी कोई समस्या होगी, कोई प्रोजेक्ट होगी, उसके लिए ज़रूर दिल्ली आऊँगा, वरना मैं तो लोगों से दिल्ली। और सागर में मेरे मिलने का अगर आप कभी पता लगाएंगे तो मैं क्या है, मेरी एक दहलान है, मैं दहलान में बैठा रहता हूं, उसमें 25-30 कुर्सियां बनी हैं, जिसको आना है बिल्कुल खुले में। मैं पता कर चुका हूं, आपकी सिस्टम के बारे में जानता हूं, इसीलिए बोल रहा हूं, क्या इसी तरह का सिस्टम आप कुछ दिल्ली में डेवलप करेंगे? या यहाँ मिलना ही किससे? नहीं, सागर के बहुत सारे लोग दिल्ली में भी रहते हैं। वो आएंगे तो वो तो वैसे ही मिल लेंगे। इतने ज़्यादा लोग नहीं रहते कि हमको 25, 30, 50 आदमी एक साथ बैठाना पड़े यहाँ। लक्ष्मी नारायण जी, एक चीज़ बताइए, पर्सनल बिल्कुल सा सवाल है, आपकी रुचि मतलब कहें जो खाने में आप क्या पसंद करते हैं? क्योंकि खाने में दाल रोटी, सिंपल। कोई वैसी जगह जहां आप घूमना चाहें, चाहे वो मध्य प्रदेश की थोड़ा पहाड़ों पर जाने में थोड़ा मज़ा आता है, उनको देखो अपने सामने, ये लगता है कि अपन कितने छोटे हैं, पहाड़ कितना ऊंचा है। ये इसके मुझे लगता है कि हमेशा पहाड़ मुझे लगता है कि वह मनुष्य को चैलेंज करते रहते हैं। बिल्कुल, जो आप आओ देखो तुम कितने छोटे हो, जब धरती पहाड़ों पर जाने में मज़ा लगता है। हालांकि बहुत कम गया हूँ, पर मुझे अच्छा लगता है जब मैं जाने का मुझे अवसर मिलता है। मोदी जी के बारे में एक अच्छी बात बताएं, क्योंकि आप मिलते भी रहे हैं मोदी जी से, जो सबसे अच्छी बात लगी हो मोदी जी के बारे में, वो मुझे बताएं। जो अच्छी बात मुझे लगी उनकी वो ये है कि वो वर्क एल्कोहलिक है। वो उनको काम करने का उनमें एक नशा है उनको कि हमें काम करना है। और राजनेता में अगर यही गुण आ जाए तो फिर वो बहुत बेहतरीन राजनेता होता है। मेरी अपनी मान्यता ये रही, इसलिए मुझे उनका सबसे अच्छा यही लगा कि वो सब छोड़ करके एक ही, और वो यही हम लोगों को मैसेज दे रहा है। इसलिए मुझे उनके मैसेज अच्छे लगे कि हाँ ठीक है, बिल्कुल काम करिए, जनता के बीच में रहिए, जनता के बीच में जाइए, घूमते रहिए और उसके दुख दर्दों के सहभागी बनिए। बस एक सवाल और पूछूंगा जो शायद आपके लिए उत्तर देना उसका उतना आसान नहीं होगा, कि मोदी जी की एक वैसी बात बताइए जो आपको शायद पसंद ना हो आपको। अभी यार एक महीने में हम क्या बता दें उनका क्या पसंद और क्या नापसंद की बात होगी। अभी तो मैं नहीं, हाँ 6-8 महीने बाद कोई चीज़ निश्चित रूप से होगी। मैं ऐसा नहीं मानता कि मोदी जी कोई सुपरमैन है, उनकी एक बात होगी जो मुझे नापसंद हो, तो मैं अगली बार जब मिलूंगा तब आपको बता पाऊंगा। अभी तो इस स्थिति में नहीं हूँ कि बता सकूँ। ओके, मतलब अभी आप नज़र रखेंगे उनके कामकाज पे और उन्हीं के डायरेक्शन के हिसाब से आप अपने कामकाज को बिल्कुल, हम उन्हीं के डायरेक्शन के मुताबिक हम अपना दिनचर्या भी बनाएंगे और काम भी करेंगे क्षेत्र में, और पार्टी के लिए का मैसेज भी लोगों को फैलाएंगे। धन्यवाद लक्ष्मी नारायण जी आपका हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और
बात करने के लिए। तो ये थे लक्ष्मी नारायण यादव जी, सागर के एमपी, जो बता रहे थे कि छात्र जीवन से लेकर के करीब 50 वर्षों से ज़्यादा का लंबा अनुभव रहा है और इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र नेता के रूप में की और आज एमपी बनकर के अपने क्षेत्र की नेता का दिल्ली में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बाकी और भी बहुत सारी बातें हैं, पॉलिटिकल बातें हैं जो इनसे अभी हमारी नहीं हो पाई, लेकिन जब अगली बार हमारी मुलाकात होगी तो शख्सियत में लक्ष्मी नारायण यादव जी से हम उनके राजनीतिक अनुभव के बारे में पूछेंगे और बात ये भी करेंगे जो इन्होंने बताया कि 8 महीने या 9 महीने के बाद मोदी सरकार में इन्होंने क्या अच्छाई देखी और क्या बुराई देखी। तो आज के शख्सियत में फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त मुकेश कुमार को। नमस्कार।